बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 जो वीक 3 का है, चैप्टर नंबर 1 का, उसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले जो लेक्चर का एजेंडा है जिसमें डिस्कशन करनी है वह है फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी हमने मुख्तलिफ सिम्बल्स को जो है वो इस्तेमाल करना है प्रॉब्लम्स में, ताकि हम जो हैं वो एक एग्जांपल को जो है वो इजीली सॉल्व करके उसको कंप्लीट एक फ्लो चार्ट जो है वो बना सके। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया जाएगा जो आपकी बुक की एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा टास्क ये है कि जितनी भी एग्जांपल फ्लो चार्ट्स की हैं 1 बाय 1 इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्लो चार्ट 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 9 एग्जांपल्स जितनी भी बुक की हैं उसको इंशाल्लाह डिटेल में फ्लो चार्ट के साथ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा टास्क जो है वो एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी, यानी आपको होमवर्क टास्क दिया जाएगा जो आपने घर में प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो सके। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम जो है ये पहला टास्क है जिसमें हमने फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स प्रैक्टिस करनी है कि कैसे फ्लो चार्ट के ज़रिए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है वो टास्क है फ्लो चार्ट नंबर 1 का, जिसमें आपने सम, एवरेज और प्रोडक्ट को जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। कितनी नंबर्स के लिए? 5 नंबर्स के लिए। तो 5 नंबर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने स्टार्ट फ्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट सिंबल यूज़ करना है जो राउंडेड रेक्टेंगल शेप में होगा। उसके बाद एरो लाइन जो है वो यूज़ करनी है। एरो लाइन के बाद जो है इनपुट जो है मैंने 5 वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, ए बी सी डी एंड ई। यानी आपने वैल्यू यूज़र से लेनी है, इसलिए यूज़र से वैल्यू लेने के लिए आपको 5 वेरिएबल्स चाहिए। तो मैंने मुख्तलिफ नाम जो है उस वेरिएबल्स के रखे। अब जो भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 10, उसके बाद जो है मैं 5 लेता हूँ, थर्ड वैल्यू जो है वो 7, इस तरह फोर्थ वैल्यू जो है वो 10 और फिफ्थ वैल्यू जो है दैट इज़ फॉर एग्जांपल 13। तो ये मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज़ ली हैं। उसको जो है 10 पहली वैल्यू जो है वो ए में स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू बी में, तीसरी 7 वैल्यू सी में स्टोर हो जाएगी, 10 की वैल्यू डी में स्टोर हो जाएगी और 13 की वैल्यू जो है वो ई में स्टोर हो जाएंगी। ये एज अ इनपुट जो है आपने यूज़ करना है। उसके बाद फ्लो लाइन के बाद जो है अब आपने कैलकुलेशंस करनी है। तो कैलकुलेशन के लिए देखिए आपको रेक्टेंगल शेप यूज़ करना है, ठीक है। इनपुट के लिए आपको पैरेललोग्राम शेप और जो कैलकुलेशन होगी उसके लिए आपको रेक्टेंगल शेप यूज़ करना है। अब आपको देखिए कहा हुआ है कि सम फाइंड कर दें, यानी एडिशन 5 नंबर्स के फाइंड करें। तो सिंपल मैंने उसके लिए एक वेरिएबल नाम रखा सम, ठीक है। तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐड रख दें, दैट इज़ आल्सो करेक्ट। तो वेरिएबल नाम जो है वो कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यू मैंने इनपुट में वेरिएबल्स दिए होंगे उसी वेरिएबल को मैंने सिंपल ऐड करना है। तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो सारी ऐड होके टोटल वैल्यू आएगी वो सब में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट के लिए मैंने जो है PROD सिंपल एक वेरिएबल नाम रखा। आप प्रोडक्ट पूरा लिख लें, मल्टीप्लाई लिख लें, MUL लिख लें, जो भी आप रखना चाहते हैं वो वेरिएबल का नाम आप रख सकते हैं। तो उसके लिए जो है वही वैल्यूज़, वही वेरिएबल्स को कॉल करनी है, उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है वो यूज़ कर देना है, ताकि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी मल्टीप्लाई होके जो टोटल वैल्यू आएगी वो प्रोडक्ट में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह एवरेज को फाइंड करने के लिए आप मैंने जो है वो यूज़ किया है AVG, और जो सम वेरिएबल होगा यानी जो ऑलरेडी टोटल कैलकुलेट कर चुका है, मैं जस्ट उस वैल्यू को कॉल करूंगा सम में और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर विच इज़ 5। तो वो 5 की वैल्यू जो है वो डिवाइड करके एवरेज को कैलकुलेट कर लूँगा। तो जब आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी तो उसके बाद फ्लो लाइन डायरेक्शन बतानी है और उसके बाद आपने सिंपल आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो देखिए जो सम की वैल्यू होगी, एवरेज होगी और प्रोडक्ट, जो वेरिएबल आपने यूज़ किए होंगे उसी वेरिएबल को आउटपुट में कॉल करना है और वो पैरेललोग्राम शेप में यूज़ करना है। तो वो जो है जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी स्क्रीन पे। और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, स्टॉप जो है वो फ्लो चार्ट पे जो राउंडेड रेक्टेंगल शेप में यूज़ करना है, उससे आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो कंप्लीट जो प्रोग्राम फ्लो चार्ट का जो टास्क होगा वो इस तरह जो है आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपने समय, प्रोडक्ट, एवरेज और 5 नंबर्स जो हैं वो कैलकुलेट किए। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। फ्लो चार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट क्या है?
जिसमें हमने लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, जो 3 मुख्तलिफ नंबर्स होंगे उसमें जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो डिस्प्ले किया जाए। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए, आपने स्टार्ट जो है वो फ्लो चार्ट जो है बनाने के लिए आपने स्टार्ट राउंडेड रेक्टेंगल शेप यूज़ करना है। उसके बाद आपने जो है वो एरो फ्लो लाइंस के बाद जो है इनपुट जो है पैरेललोग्राम शेप में जो है वो 3 वेरिएबल्स को जो है वो यूज़ करना है। तो 3 वेरिएबल्स जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्टोर करें। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 10 की वैल्यू दे दी, 15 की वैल्यू दे दी और तीसरी वैल्यू जो है वो मैंने 6 दे दी। तो 3 मुख्तलिफ, ये ए जो है वो 10 स्टोर करेगा, बी की जो वेरिएबल होगा उसमें 15 स्टोर हो जाएगा और जो सी की वैल्यू वेरिएबल होगा वो 6 को स्टोर कर देगा। तो जब यूज़र से वो वैल्यू गेट कर लेगा तो उसके बाद कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन जो है वो डायमंड शेप में हमने यूज़ करना है, जिसमें देखिए कंडीशन जो है ये जो ए होगा ये बी के साथ भी मैच करेगा और ये जो है वो सी के साथ भी मैच करेगा। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स 10 इज ग्रेटर देन 15 एंड 10 इज ग्रेटर देन 6, जो सी की वैल्यू 6 है वो मैच करेगा। तो देखिए पहली कंडीशन भी फॉल्स हुई और दूसरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। लेकिन एंड में ये होता है कि जब आपकी कंडीशन जो है वो दोनों ट्रू होंगी तब कंडीशन ट्रू होगी और आपका लार्जेस्ट जो ए वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक फॉल्स हो चुका है, एक ट्रू है, तो इस वजह से जो है वो डायरेक्टली नो की तरफ आएगा और नो पे फिर दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। दोबारा कंडीशन चेक करने के लिए फिर आपको डायमंड शेप यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपने बी को मैच करना है ए के साथ और बी को मैच करना है सी के साथ। तो देखिए बी इज ग्रेटर देन ए, द कंडीशन इज ट्रू क्योंकि 15 10 से बड़ी वैल्यू है, और b इज ग्रेटर देन 15 इज ग्रेटर देन 6, सो ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। एंड में ये होता है कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। जब आपके दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगे तो ये येस की तरफ आएगा और आपको प्रिंट कर देगा कि लार्जेस्ट की जो वैल्यू है वो बी है, और आपको जो है वो डायरेक्टली कनेक्टर के ज़रिए प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉर एग्जांपल जो है वो सी 16 वैल्यू थी हो, तो फिर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बी वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और वो डायरेक्टली जो है वो आके सी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर दोबारा कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सी में दोबारा कंडीशन, क्योंकि जब ए और बी की वैल्यू जो है वो नहीं है तो ऑटोमेटिकली सी वैल्यू ही बड़ी होगी, इसलिए सी के लिए दोबारा कंडीशन लिखना ज़रूरी नहीं है। वो डायरेक्टली जस्ट आउटपुट लिखेंगे सी, तो वो वैल्यू को जो है वो सी की वैल्यू प्रिंट कर देगा कि सी की वैल्यू बड़ी है, और वो कनेक्टर के ज़रिए जो है वो क्या कर देगा, लिंक करके उसके बाद प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। सो इस तरह जो है वो हम लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। फ्लो चार्ट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी सी एग्जांपल है, आसान है आपकी जो है वो फिजिक्स में आप पढ़ते रहते हो एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड किया जाता है ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसमें आपको मास और फोर्स जो है वो अप्लाई करने यानी एज ए इनपुट लेने, यानी इन दोनों की कैलकुलेशन से जो है वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन फाइंड होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है, ओवल शेप में उसको रिप्रेजेंट करने जिसमें स्टार्ट का वर्ड यूज करना है। उसके बाद फ्लो लाइन के बाद जो है वो इनपुट लेना है, इनपुट दो होंगे, वो क्या होंगे, फोर्स और मास। अब यहाँ पर सिर्फ एम और एम, एफ एंड एम भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल हैं आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन याद रखें इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस व्हेन यू चूज द नेम फॉर द वेरिएबल, तो वही रखो जो यूजर को और प्रोग्रामर को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप फोर्स पूरा रख दें, मास रख दें या जस्ट एफ एम रख दें तो भी ठीक है। जब ये यूजर से वैल्यू लेगा, इनपुट यूज किया जाता है जब वैल्यू यूजर से गेट की जाती है, यानी मैं वैल्यू यहाँ पर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 30 जो है वो फोर्स की वैल्यू दे दी, 15 जो है वो मैंने मास की वैल्यू दे दी। अब इससे जो है वो
कैलकुलेशन करनी है। तो एफ या फोर्स जो है और इसमें जो है 15 में एम स्टोर वैल्यू की वैल्यू एम में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो है वो रेक्टेंगल शेप में एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड का तरीका ये है कि मैं जस्ट वेरिएबल यूज करूंगा एक्सेलरेशन। आप ए सी सी लिख लें या ए जस्ट लिख लें या पूरा एक्सेलरेशन लिख लें, आप उसकी जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है, तो जब असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तो मींस कैलकुलेशन हो रही है, तो पहले ये सबसे पहले ये ऑपरेट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो फिर एक्सेलरेशन में स्टोर होगी। तो देखिए फोर्स की वैल्यू 30 आ जाएगी और 15 मैथ्स में वो डिवाइड कर देगा, उससे जो रिजल्ट आएगा उससे एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। तो ये जब एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके बाद आपने फ्लो लाइन के बाद टर्म पैरेललोग्राम शेप में आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है। मैं जैसे एक्सेलरेशन को कॉल कर लूंगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा और आपका प्रोग्राम जो है वो इस तरह स्टॉप करके ओवल शेप में रिप्रेजेंट कर देगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए फ्लो चार्ट नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी हम एल्गोरिथम में भी काफी डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दोबारा इसको डिस्कस करना कि फ्लो चार्ट में हम ग्रेड्स को कैसे प्रिंट करेंगे। आपको देखें ये सामने एक स्कीम दिया हुआ है, आपने इस स्कीम क्राइटेरिया को देखना है और उस क्राइटेरिया में जो कंडीशन आपको दी गई है उसी कंडीशन के बेस पे आपको ग्रेड प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स जो हैं, ये एम इज यूज फॉर मार्क्स, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 80 से ग्रेटर हुए और लेस देन 100 जो है वो आए तो आपके A1 ग्रेड प्रिंट कर दे। अगर 70 से ग्रेटर हैं, लेस देन 80 हैं तो A प्रिंट कर दे। इस तरह ग्रेटर और इक्वल टू 60 हैं या 70 से कम है तो B प्रिंट कर दे। ग्रेटर और इक्वल टू 50 हैं, लेस 60 हैं तो C प्रिंट कर दे। इस तरह D प्रिंट कर दे। और आखिर में जब अगर वो मार्क्स की जो वैल्यू है वो 33 से कम हो जाए तो आपको अनग्रेडेड यानी F प्रिंट कर दे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार्ट, ठीक है, ओवल शेप रिप्रेजेंट। उसके बाद फ्लो लाइन के बाद आपके पैरेललोग्राम एज ए इनपुट। इनपुट कौन सी वैल्यू लेनी है भाई, मार्क्स लेने, क्योंकि मार्क्स इस एम में आके स्टोर होंगे और फिर इसको इस नंबर्स के साथ मैच करेगा। तो मार्क्स के लिए मैंने एम रिप्रेजेंट किया क्योंकि आपको यहाँ पर दिया भी है कि आप जो रीड करोगे मार्क्स की वैल्यू वो एज एम रिप्रेजेंट कर दोगे। उसके बाद कंडीशन सबसे पहले चेक होगी। फर्स्ट कंडीशन को देखेगा क्या मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। इफ इट इज ट्रू, क्योंकि जब ग्रेटर और इक्वल टू 80 तो 80 के ऑनवर्ड जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी जो है वो उसी A1 ग्रेड में आएंगी, इसलिए दूसरी कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आप लिखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर एंड लिख दें और साथ लिख लें मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100। पूरी कंडीशन भी यही कंडीशन आप उठा लें और इसी कंडीशन को आप यहाँ पर लिख लें तो भी ठीक है। तो दोनों वे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और पूरी कंडीशन दोनों लॉजिकल एंड ऑपरेटर के जरिए दोनों कंडीशन को ट्रू करके भी जो है वो आउटपुट A1 डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर ये मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 80 हुई तो कंडीशन यस, अगर फॉर एग्जांपल यस हो जाए तो आपकी जो है वो A1 ग्रेड प्रिंट कर देगा और यहाँ से प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन की वैल्यू ट्रू नहीं होती है तो वो नो की तरफ आएगा और नो के बाद दूसरी कंडीशन चेक करेगा जो दूसरा है, मार्क्स इज दूसरी वैल्यू है मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 70। तो देखिए ग्रेटर और इक्वल टू 70 होगी। यहाँ पर अगर हम इस तरह लिख लें, दोनों कंडीशन को लिखें तो भी बेहतर है, लेकिन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो एंड मार्क्स इज लेस देन 80, क्योंकि वहां पर 80 से ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पर मार्क्स 70 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो वो आउटपुट A प्रिंट कर देगा। अदरवाइज अगर वो नो की तरफ आएगा तो वो फिर दोबारा तीसरी कंडीशन मैच करेगा, m इज ग्रेटर और इक्वल टू 60। तो अगर वो ट्रू होगी तो B प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो वो फोर्थ कंडीशन को चेक करेगा जो मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 50 एंड मार्क्स इज लेस देन 60 है, तो उसके सामने वो C प्रिंट कर देगा। जितने भी आउटपुट हैं याद रखिए वो यहाँ पर पैरेललोग्राम शेप में रिप्रेजेंट हो रहे हैं और जितनी भी कंडीशन है वो सब की सब डायमंड शेप में रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 40 मैच करेगा, फिर मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 33। देखिए यहाँ तक तो मैच कर लिए, या जो सेकंड लास्ट कंडीशन है कि मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 33 एंड मार्क्स इज लेस देन 40। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, यस होगी, तो आपको आउटपुट पे जो है वो E डिस्प्ले कर दे। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट कंडीशन है उन्होंने दोबारा नहीं लिखी। लास्ट कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब 33 से वैल्यू लेस होंगी
तो वहाँ कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ऑटोमेटिकली नो हो जाएगी और आपके जो है आउटपुट अनग्रेडेड प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम को स्टेप करेगा। तो जिस आउटपुट को भी वो डिस्प्ले करेगा उसी के मुताबिक जो है वो आउटपुट स्टॉप जो है वो डायरेक्टली स्टॉप की तरफ चला जाएगा, तो एक ही प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू लेता हूँ, दैट इज़ द 38 की वैल्यू मैंने ले ली। अब 38 मैच करेगा, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 80, कंडीशन फॉल्स, तो वो नो की तरफ आएगा। फिर इसको मैच करेगा, 38 इज ग्रेटर और इक्वल टू 70, कंडीशन फॉल्स, तो फिर आपके जो है वो नो आ जाए, नो की तरफ जो है आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन को मैच करेगा, 38 इज ग्रेटर और इक्वल टू 60, कंडीशन फॉल्स, तो नो की तरफ आ जाएगा। और फिर ये वाली वैल्यू जो है कंडीशन की मैच करेगा कि 38 इज ग्रेटर और इक्वल टू 50, कंडीशन फॉल्स। फिर नेक्स्ट की तरफ आएगा और यहाँ पर मैच करेगा 38 इज ग्रेटर और इक्वल टू 40, कंडीशन फॉल्स, तो वो जो है सेकंड लास्ट की वैल्यू को आके जो है वो मैच करेगा कंडीशन, क्या 38 इज ग्रेटर और इक्वल टू 33 है, यस द कंडीशन इज ट्रू। तो जो ही ट्रू होगा वो डायरेक्टली यस की तरफ चला जाएगा और आपको आउटपुट ई जो है वो सामने स्क्रीन पे प्रिंट करके प्रोग्राम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। कोई भी आप वैल्यू ले लें उसको चेक कर लें, तो इसी तरीके से आप जो है कोई भी ग्रेड को जो है वो उसी स्कीम के मुताबिक प्रिंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फ्लो चार्ट नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो है वो एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर फाइंड करना है। एल्गोरिदम में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन हमने फ्लो चार्ट में जो है इसको डेवलप करना है। तो फ्लो चार्ट में कैसे डेवलप करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 4, तो दिस इज द नंबर, और जो आपकी 3 वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल ये एक्सपोनेंट है, तो ये 4 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे आपका एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए एल्गोरिथम फ्लो चार्ट को कैसे बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने स्टार्ट रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल शेप में होगा। स्टार्ट वर्ड जो है वो लाजमी लिखना है, उसके बाद जो है वो इनपुट की तरफ आएगा। तो 4 के लिए जो है फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल यूज कर लूंगा n, और जो 3 की वैल्यू है एक्सपोनेंट है उसके लिए मैं वेरिएबल यूज कर लूंगा e। तो दोनों वेरिएबल जो हैं वो आपने यूज करने, जो यूजर से वैल्यू लेंगे, तो आप जो भी वैल्यू यूजर से लेंगे उसकी जो है वो वैल्यूज वहां पर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिया और 3 लिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टास्क की तरफ आएंगे, तो नेक्स्ट टास्क में ये है कि आपको जो है वो एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, जिस पी प्रोडक्ट्स के लिए जो है हम यूज कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, उसको इनिशियलाइज मैंने 1 से स्टार्ट लिया है। यानी 1 से स्टार्ट इसलिए लिया है कि जब आपकी पहली वैल्यू जो होगी वो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो पहली मरतबा वही वैल्यू आएगी, तो इसलिए वहीं से फिर स्टार्ट करके जो है वो मल्टीप्लाई करता रहेगा जितनी एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी। और ये जो k की वैल्यू है, जो k इज इक्वल टू 1 है, तो k की वैल्यू को बेसिकली इंक्रीमेंट के लिए यूज करेंगे कि कितनी मरतबा जो है वो एक्सपोनेंट रिपीट होगा। यानी अगर 3 होगा तो 3 मरतबा चलेगा, तो बाई 1 इंक्रीमेंट करेगा। अगर 4 फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंट यूज किया तो फिर 4 जो है टाइम 1 बाई 1 इंक्रीमेंट करके उसको जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके लिए जो है मैंने इनिशियलाइज 1 से स्टार्ट लिए, k की वैल्यू 1। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टास्क स्टेप की तरफ आएंगे, जिसमें हमने रेक्टेंगल शेप में जो है ये भी कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जा रहा है, जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी p की जो वैल्यू होगी वो n के साथ मल्टीप्लाई होगी जो यूजर से आपने ली है। तो पहली मरतबा जो वैल्यू यूजर से ली होगी वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, उसके मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो देखिए p में फर्स्ट टाइम 1 है, ठीक है, तो 1 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, तो रिजल्ट विद द फर्स्ट आंसर विल बी द प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 4। तो पहली मरतबा जो है ये 4 इस तरह प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो है वो k की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, तो k की वैल्यू जो है 1 से क्या हो जाएगी, प्लस 1 से जो है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर k की वैल्यू इंक्रीमेंट करके वो 2 हो जाएगी। उसके बाद जो है कंडीशन चेक करनी है। अब जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी उस k के साथ जो है उसको मैच करना है। तो k इज लेस और इक्वल टू e, ठीक है, तो k में कौन सी वैल्यू पड़ी है, वो 2 पड़ी है। याद रखिए वेरिएबल अपनी वैल्यू को चेंज करता है। पहली वैल्यू जो वेरिएबल की थी वो 1 थी, लेकिन बाद में वो 2 हुई, इसलिए वो जो रिसेंट वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू होगी वो जो है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और जो पहली वैल्यू होगी उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 को लेस और इक्वल टू
ई में मैंने वैल्यू जो है वो 3 दी थी, तो इसलिए वो 3 के साथ मैच करेगा। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो येस की तरफ आएगा। और स्टेप नंबर 4 में आके जो है रेक्टेंगल शेप में जो आपकी प्रोडक्ट और के जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप पी जो है मल्टीप्लाई कर दोगे। अब पी में रिसेंट वैल्यू कौन सी है, वो 4 है, तो इसलिए वो 4 को जो है वो मैच करेगा किसके साथ, एग्जैक्ट वही वैल्यू जो एंड में दी हुई है वही 4, वो चेंज नहीं होगी। तो 4 इंटू 4 क्या बन जाएगी, 16 वैल्यू बन जाएगी जो उस नंबर को कैलकुलेट करेगा। तो 2 मरतबा जो है वो आपकी यहाँ पर 16 जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, 2 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 + 1 = 3। तो यहाँ पर 3 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो है फिर मैच करेगा, क्या 3 लेस और इक्वल टू 3 है, तो द कंडीशन इज ट्रू। लेस तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, इस वजह से वो ट्रू हो जाएगी और आपकी कंडीशन दोबारा जो है वो स्टेप नंबर 4 की तरफ आ जाएगी। और p की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो आएगा 16, क्योंकि रिसेंट वैल्यू जो पड़ी है p में वो 16 है। 16 को 4 ही के साथ मल्टीप्लाई करेगा, n की जो वैल्यू है उससे वैल्यू जो है वो 64 आ जाएगी। तो जब 64 आ जाएगी तो k की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करके जो है वो 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जब 4 होगी तो 4 को मैच करेगा, क्या 4 लेस और इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और ये डायरेक्ट नो की तरफ जो है वो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, यानी उस प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है, जो एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर जो फाइंड करना है वो आपकी जो है वो प्रिंट कर देगा। तो p में जो रिसेंट वैल्यू है वो 64 है, तो 64 यहाँ पर प्रिंट करके उसके बाद जो है वो डायरेक्टली स्टॉप की तरफ चला जाएगा और प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। फ्लो चार्ट नंबर 8। फ्लो चार्ट 8 में जो है ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है जो 1 से लेके 100 तक हैं। तो देखिए ऑड नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट लेने, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आपको 1 बताई गई है और फाइनल वैल्यू 100 है, तो 1 प्रिंट करें, फिर उसके बाद 3 हो, फिर 5 हो, फिर 7 हो। इस तरह जो है वो चलते चलते आपकी जो है वो 99 तक प्रिंट करेगा। ये सारे के सारे ऑड नंबर में आएंगे, तो इसको ये ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फ्लो चार्ट जब बनाएंगे तो स्टार्ट सिंबल आपने यूज करना है राउंडेड रेक्टेंगल शेप में। उसके बाद जो है वो फ्लो लाइन डायरेक्शन जो है आपने उस तरफ बतानी है जिस तरफ आपने उसका शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो है वो पहले से वैल्यू दी गई है विच इज 1। तो देखिए जब 1 की वैल्यू दी है तो मैंने 1 की वैल्यू को k में असाइन किया। k की जगह आप कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, कोई नाम है आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो देखिए k = 1 है, तो ये प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो जब प्रोसेस टास्क होगा तो याद रखिए उसको हमने रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट करने, क्योंकि हम वैल्यू यूजर से नहीं ले रहे, पहले से असाइन कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस हो रही है, इसलिए उसको रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट किया हुआ। उसके बाद जो है डायरेक्टली आउटपुट की तरफ आएंगे, तो पहली मर्तबा जो 1 की वैल्यू होगी वो सामने इधर प्रिंट कर देगा, तो पहली मर्तबा वो 1 आ जाएगी, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है। तो पहली मर्तबा ये 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंट करना है, तो देखिए 1 के बाद 2 नहीं आएगा, इसलिए बाय 1 अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो फिर 1 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, तो फिर सारे नेचुरल नंबर्स इवन और ऑड दोनों आ जाएंगे। इस वजह से जो है अगर ऑड नंबर प्रिंट करने हैं तो बाय 2 इंक्रीमेंट करोगे तो 2 वो डिस्कार्ड करेगा, तीसरे की तरफ आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 इंक्रीमेंटेशन की है और वो चूंकि प्रोसेसिंग है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है और ये प्रोसेस कर रहा है टास्क को, इसलिए इसको रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 3 हो जाएगी। 1 पहली थी, उसके बाद 3 वैल्यू हो जाएगी, तो अब 3 को मैच करेगा कंडीशन में। अब कंडीशन डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करना है, तो डायमंड शेप में कंडीशन यानी ये k वैल्यू इस 100 के साथ मैच करनी है। ठीक है, तो k जो है वो क्या, k में कौन सी वैल्यू पड़ी, 3 पड़ी है, क्या 3 लेस और इक्वल टू 100 है। आप इक्वल भी लिख सकते हैं, लेस देन 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से वो एक्सीड ही करेगा, 99 के बाद 101 हो जाएगी। तो दैट कंडीशन इज ट्रू, तो वो यस है, तो वो जो है डायरेक्टली आउटपुट की तरफ आएगा और आपकी जो k में 3 वैल्यू पड़ी है वो सामने प्रिंट कर देगा। उसके बाद k की वैल्यू जो है वो बाय 2 इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो 3 + 2 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर 5 की कंडीशन को मैच करेगा लेस देन 100,
कंडीशन इज ट्रू, तो जब ट्रू होगा तो वापस जो है वो यस कंडीशन की तरफ स्टेप नंबर 3 की तरफ आएगा और पैरेललोग्राम शेप में आउटपुट k की वैल्यू प्रिंट करेगा तो 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर इस तरह जो है वो k की वैल्यू 7 हो जाएगी, यानी बाई 2 इंक्रीमेंट करके 5 + 2 7। तो 7 के बाद फिर कंडीशन को चेक करेगा तो कंडीशन इज ट्रू, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो k की वैल्यू 7 भी प्रिंट करेगा, इस तरह 9 भी प्रिंट कर देगा। 99 तक जो है वो सारी की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन जब 99 के बाद बाई 2 इंक्रीमेंट होगी k की वैल्यू, तो यहाँ पर जो है वो 101 k में स्टोर हो जाएगा। तो 101 जो है लास्ट वैल्यू k में जो स्टोर हुई है वो 101 होगी। तो 101 को मैच करेगा किसके साथ, लेस देन 100 के साथ। तो देखिए जब ये इसको मैच करेगा तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 101 इज ग्रेटर देन 100। तो ऐसी सिचुएशन में वो नो की तरफ आएगा और प्रोग्राम को जो है वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा बाय यूजिंग अ राउंडेड रेक्टेंगल शेप। तो इस तरह जितनी भी वैल्यू आउट की होंगी वो सारी की सारी जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। इसके आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। फ्लो चार्ट 9 जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करें। एल्गोरिदम में हम काफ़ी इसकी भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप एक दफ़ा दोबारा जो है वो एल्गोरिदम को रिव्यू कर लें। इसमें हमने सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने, जिसमें आपको यहाँ पर वैल्यूज दी हुई गई हैं 27, 24, 21 अप टू -6 तक। तो देखिए हर वैल्यू के दरमियान के जो वैल्यूज हैं जो प्रिंट हो रही हैं उसमें 3 की डिक्रीमेंटेशन हो रही है। तो हर वैल्यू के बाद 3 डिक्रीमेंट करके फिर उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। इस वजह से जो है आपने यही वैल्यू जो डिसेंडिंग ऑर्डर में एज इट इज उसी तरह प्रिंट करना है। तो उसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने स्टार्ट यूज करना है जो राउंडेड रेक्टेंगल शेप में होगा। उसके बाद जो है इनिशियल वैल्यू आपको देखिए दी गई है 27। तो जब ये इनिशियल आप के उसके लिए चूज करते हो तो आपने इनिशियल वैल्यू जो है वो 27 चूज कर देनी है, उसमें स्टोर कर देनी है। एक चीज याद रखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, इसकी जगह आप ए रख दो, आपकी जो है वो बी रख दो, सी रख दो, कोई भी वेरिएबल का नाम जो है रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी बुक में के मेंशन है तो इसलिए मैं वो बुक के ही वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल आपने रख दिया उसी वेरिएबल को आउटपुट में भी इस्तेमाल करेंगे, उसको डिक्रीमेंट में भी इस्तेमाल करेंगे और उसको कंडीशन में भी इस्तेमाल करेंगे, ये ख्याल रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइज हो रही है 27 की वैल्यू 7 को, तो इसलिए ये प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसको रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली इस 27 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, तो सामने 27 जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, ये पहली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो k की वैल्यू बाई 3 कम कर देगा, तो 27 से 3 कम करेगा तो 24। तो k में फिर रिसेंट वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी, 27 की जगह 27 - 3 विच इज इक्वल टू 24। 24 होगी तो मैच 24 से करेगा ना कि 27 से, क्योंकि रिसेंट वैल्यू 24 पड़ी है। किसके साथ मैच करेगा, क्या वो लेस सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू -6 है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो यस की तरफ जाएगा, ठीक है, और आउटपुट के को जो है वो वैल्यू 24 की जो है वो प्रिंट कर देगा। अगर वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि कंडीशन ट्रू है तो वो यस की तरफ जाएगा और आपको 24 वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद जो है बाई 3 डिक्रीमेंट होगा तो 24 से के की वैल्यू 21 हो जाएगी, वो मैच होगी लेस और इक्वल टू -6। तो कंडीशन इज ट्रू, तो यस जो है वो वापस जो है वो प्रिंट करेगा के की वैल्यू को और यहाँ पर 21 भी आपको प्रिंट कर देगा। फिर 21 3 जो है वो कम करेगा तो 18 की वैल्यू आ जाएगी, जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू -6। कंडीशन इज ट्रू, डायमंड शेप में आपने कंडीशन यूज करनी है। उसके बाद यस पे जो है वो आके आउटपुट की यानी 18 को भी प्रिंट कर देगा। इसी तरह चलते चलते जो है वो -6, ठीक है, लेस ग्रेटर और इक्वल टू -6 कंडीशन चेक करेगा, तो दैट इज आल्सो ट्रू। ग्रेटर नहीं है लेकिन बराबर है, इस वजह से ये कंडीशन भी प्रिंट करके -6 भी आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगी जो लास्ट वैल्यू है। उसके बाद जो है जब रेक्टेंगल शेप की तरफ जो है वो इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट की तरफ आएगा तो -3 जब कम करेगा तो -6 -3 इक्वल टू -9। तो जब -9 को मैच करेगा ग्रेटर इक्वल टू -6,
तो उस वक्त आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो जब फॉल्स होगी तो वो नो की तरफ आएगा और प्रोग्राम आपका स्टॉप कर देगा। तो जितनी भी आपकी जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज होंगी वो सारी की बात सारी प्रिंट करके प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। आपको एक होमवर्क टास्क दिया जा रहा है जिसमें घर जाके आपने लाजमी फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करनी है, उसको नोटबुक में लाजमी नोट करना है। इंशाल्लाह फिर उसको रिव्यू किया जाएगा जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले जो है आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आपने सम ऑफ ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। ऑलरेडी बुक में सम ऑफ इवन नंबर्स है 1 to 100। अब उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो उससे आप ऑड नंबर को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आपके फ्लो चार्ट आपने बनाना है जिसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। एल्गोरिदम में इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लें, उसके मुताबिक जो है आप फ्लो चार्ट को बना लें। तीसरा टास्क जो है वो आपने क्या करना है, एक लेंथ इन इंचेस जो है वो एज ए इनपुट लेना है, यानी जो लेंथ की वैल्यू होगी वो इंचेस में लेनी है और फिर उसी इंचेस को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो आप इसकी जो है एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, ये बुक का हिस्सा नहीं है, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। आपने इसके लिए जो है वो देखना है कि कैसे जो है वो इंचेस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, उसको थोड़ी सी आप बुक से या इंटरनेट से रिव्यू कर लें। नंबर 4 टास्क जो है जिसमें आपकी जो है एक कंडीशन दी हुई है पासिंग मार्क्स आर 30। तो देखिए मार्क्स आपने एज ए इनपुट यूज करना है जिस तरह हम ऑलरेडी ग्रेड की प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेड्स नहीं फाइंड करने, जस्ट एक ही कंडीशन की बेस पे जो है आपने पास और फेल को प्रिंट करना है। तो अगर ये कंडीशन वैल्यू सेटिस्फाइड होती है, मार्क्स की जो वैल्यू आप इनपुट से ले रहे हो अगर 33 बराबर है या ज़्यादा होगी तो पास कर दे, अगर 33 से वैल्यू लेस है तो फेल कर दे। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम।